हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे कि इस चैप्टर के लिए हमने प्रीवियसली काफी सारे लेक्चर्स जो है ये इस चैप्टर के लिए हमने कवर करा, जिसमें हमने काफी बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपको इन टॉपिक से 1 और 2 क्वेश्चंस देखने ही मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो ये सारे टॉपिक्स कवर करा है, ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक मिलेगा, यानी हम आपको एनसीईआरटी से ही जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, एग्जाम्पल्स जो होते हैं, यही आपको सॉल्व करना है और दूसरी कोई एग्जाम्पल नहीं, और कहीं से आपको कुछ फॉलो नहीं करना है। कंटेंट सारा एनसीईआरटी से ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि नीट 2024 में भी जो आपको एमसीक्यूज देखने मिला था, जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो सारे लाइन बाय लाइन सारा एनसीईआरटी से लिया गया था। तो बस आपको थोरोली एनसीईआरटी को फॉलो करना है और आप अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे लेक्चर से देख सकते हो एमसीक्यूज के थ्रू। और साथ ही साथ हमने आपको जो आपके ये जो सारे टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड हमने आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करा है, तो काफी इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। A mole of any substance contain, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सारा बहुत कुछ बेसिक हमने स्टडी करा। अब यहाँ से आपके मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो आपके मॉलिक्यूल हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल देखा जाए तो वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के नंबर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स दिया है, कोई भी यूनिट हो सकता है। अभी आपको इतना नहीं देखना है, अभी देखना है कि 1 मोल में कितना आपके सब्सटेंस आता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब देखिए, अब इस सॉरी 1 मोल था, 1 मोल लिखिए यहाँ पर। तो अब देखिए, किसी भी चीज का हमने बोला, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.022 इंटू 10 ये एंटिटी होती है। अब इसको हम और सिंपलेस्ट वे में किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप शॉप में, किसी शॉप में गए, आप कोई फ्रूट वगैरह खरीद रहे हो, तो आप किस तरीके से बोलोगे कि 1 डजन मुझे बनानास चाहिए। तो 1 डजन बनानास में अगर आप ले रहे हो तो कितने पीसेस हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आप बोल रहे हो 1 डजन, आप इस तरीके से नहीं बोलोगे मुझे 20 चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे 50 बनाना। तो आप किस तरीके से बोलोगे, मुझे 5 डजन बनाना चाहिए। आपको 60 बनाना चाहिए तो आप बोलोगे मुझे 5 डजन बनाना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर डजन जो है एक अमाउंट बता रहा है आपको। इसी तरीके से मोल, अब आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे 6.02223 पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट है, इस तरीके से आप पूरा नंबर नहीं बोलोगे। आप बोलोगे इस सब्सटेंस में 1 मोल पार्टिकल प्रेजेंट है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो 1 मोल यहाँ पर ये नंबर शो करता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। जैसा कि हमने जब केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ा था, उसमें हमने एक लॉ पढ़ा था जो कि एवोगैड्रोस नंबर था, जिसमें हमने देखा था कि 1 वॉल्यूम ऑफ, हमने अगर वाटर लिया है कंपाउंड, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम इन सारों के वॉल्यूम को, हम सारे गैसेस के वॉल्यूम को अगर हमने 1 वॉल्यूम लिया है सारे गैसेस का, अगर हम उसे एक कंटेनर में रखते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यही एवोगैड्रोस का ये लॉ था, जब हमने कहा कि इन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी है। तो इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और अगर ये यहाँ पर एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता तो वो दूसरा होता है। एवोगैड्रोस कांस्टेंट में क्या फर्क होता है कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट की बात आती है तो 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पर होगा पर मोल। ठीक है, ये होता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जिसे Na से डिनोट करा जाता है। एवोगैड्रोस नंबर की बात आई तो यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा ना, यहाँ पर इसका कोई भी आपको यूनिट देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होते हैं। लेकिन अगर एवोगैड्रोस कांस्टेंट की बात है तो यहाँ पर देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होगा, इसका यहाँ पर यूनिट होता है पर मोल।
ठीक है। तो देखिए एक सब्सटेंस में, कोई भी सब्सटेंस में अगर मोल की अगर बात करा जाए तो एक मोल में कितने सब्सटेंस होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप आर। तो देखिए यहाँ पर हमें कार्बन का वेट दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, और कार्बन 12 आइसोटोप दिया गया है। कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम हमें एग्जैक्टली वेट दिया गया है, और हमें बताना कितने नंबर ऑफ यहाँ पर एटम्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स, तो वेट इन ग्राम आ जाएगा फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, आप मास लिख सकते हो या फिर एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप। तो वेट इन ग्राम, हमें वेट दिया गया है जो कि है 12 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कार्बन का होता है अगेन 12 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मोल है ये यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर मोल इस तरीके से हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 12 वन सा 12 वन सा, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एक्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मोल। नेक्स्ट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, हमें बताना है ये डेफिनेशन एटॉमिक मास की है, मॉलिक्यूलर मास की है या फिर मोलार मास की है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं हम, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एटम्स। उसी तरीके से मोलिकुलर मास क्या होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ना एटम्स की बात हो रही है ना मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए ऑप्शन ए एंड बी दोनों भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है मोलार मास। तो ये जो डेफिनेशन है ये मोलार मास की है। मोलार मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। किस तरीके से, देखिए कि कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लो, एक जगह पर जमा कर लो और उनका वेट ले लो, तो उनका जो मास आपको मिलेगा वो ग्राम्स में मिलेगा। तो इसी को कहते हैं हम मोलार मास। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोलार मास। नेक्स्ट, मोलार मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज। तो देखिए यहाँ पर हमें मोलार मास पता करना है कार्बन 12 एटम के लिए। तो अभी हमने देखा मोलार मास की डेफिनेशन, जो कि किसी भी सब्सटेंस को अगर 1 मोल हम एक जगह पर इकट्ठा कर ले, उसका वे कर ले, जो उसका मास होगा वो हमें ग्राम में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें मोलार मास पता करना है कार्बन 12 के लिए। तो हमारे पास जो पहले इंफॉर्मेशन जो हमें पता है वो हम लिख लेंगे। तो जैसे कि 1 मोल में हमें पता है, 1 मोल में होते हैं 6.022 into 10⁻23 कार्बन 12 एटम, ये होगा हमारे पास। अब जैसे कि अगर एक कार्बन की बात होती तो एक कार्बन में होता है, कार्बन का मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट 12 होता है एक कार्बन का। लेकिन हमें यहाँ पर एक कार्बन 12 एटम का अगर पूछा गया है तो वो होगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब मुझे एक मोल का मास निकालना होगा, तो वो कितना होगा। तो एक मोल का अगर हमें मास निकालना होगा तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें दोनों की जगह पर 6.022 इंटू 23 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम। इसी तरीके से यहाँ पर होगा 12 into 1.66 into 10⁻⁻24 into 6.022 into 10⁻23 ग्राम्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 12 into 1.66 into 6.022 into 10⁻, यहाँ पर -24 है एंड 23 है, तो हो जाएगा यहाँ पर -1। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 भी आ जाएगा आंसर। अगर आप इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 11.99 आता। तो अगर हम उसे राउंड अप करते हैं तो आपका आ जाएगा आंसर 12 ग्राम्स। तो यहाँ पर मोलार मास ऑफ कार्बन 12 एटम में कितना होगा, 12 ग्राम होगा। ठीक है, उसका मोलार मास कार्बन 12 एटम का मोलार मास होगा कार्बन 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम होगा।
AMU अगर हमें एक कार्बन का पूछता तो AMU में आता, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन हमें कार्बन 12 एटम का पूछा गया था, इसलिए 12 ग्राम आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, one atom of an element X weighs 6.643 into 10 raised to minus 23 gram. The number of moles of atom in 20 kg is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे दिया गया है, जो हमें पहले गिवन है, पहले हम वो देख लेते हैं। एक एलिमेंट है X जिसके एक एटम का यहाँ पर वेट लिया गया है, जो कि था 6.643 into 10 raised to minus 23 ग्राम। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितने होंगे इन 20 kg। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक जो हम ट्रिक यूज करेंगे या फिर एक जो हम रूल फॉलो करेंगे वो ये होगा कि हमें जब भी फाइंड आउट करना है उसे हम राइट साइड में लिखेंगे और जो हमें गिवन है उसे हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वेट हमें दिया गया है 6.643 into 10 raised to minus 23 ग्राम, जो कि एक एटम का हमें वेट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 ग्राम की बात करा जाए, 1 ग्राम में 1/6.643 into 10 raised to minus 23 एटम होंगे, क्योंकि ये हमने टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ग्राम के लिए हमने देखा। अब यहाँ पर जो -23 है इसको आप ऊपर लिख लीजिए, 1 ग्राम ये हो जाएगा आपका 10 raised to 23, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव 6.643 into 43 एटम, ठीक है, इतना ही हो जाएगा ये आपका। अब देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, पहले तो हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया कि 1 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। अब देखिए अब यहाँ पर ये जो आपको सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg इज, तो कुछ देर के लिए हम ये जो मोल्स इन्होंने दिया है ये निगलेक्ट कर लेते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन 20 kg कितने एटम होंगे 20 kg के लिए। तो ये हमने 1 ग्राम के लिए करा है, ग्राम है और ये 20 kg में दिया है, तो kg दिया है तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 kg होता है आपका 1000 ग्राम। उसी तरीके से 20 kg आपका कितना होगा, 20 into 1000 कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 20,000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 ग्राम को दोनों भी साइड आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 ग्राम इज इक्वल टू 20,000 into 10 raised to 23 अपॉन 6.643 एटम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये जो टर्म है, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है ये आपको ऐसे ही रहने देना है, ये इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए, आपको बाद में ये इक्वेशन यूज करना है। अब इसमें जो नंबर्स है आपको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि बाद में जाकर ये कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली, तो इसलिए हम इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए हमने 20 kg में पूछा है तो हमने इसको पहले ग्राम कर लिया, तो 20 ग्राम में इतने आइटम्स होंगे। अब देखते हैं हमें जो ये यहाँ पर वर्ड दिया गया है जिसको हमने नेग्लेक्ट करा था कुछ देर के लिए, इसमें पूछा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, ठीक है, मोल्स ऑफ एटम पूछा है 20 kg के लिए। तो हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 into 10 raised to 23 एक नंबर होता है 1 मोल के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें जो पता है हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे 6.022 into 10 raised to 23 कितने 1 मोल में होते हैं, इतना नंबर, इतना अमाउंट होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 1/6.022 into 10 raised to 23, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल में इतना नंबर होता है 1/, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई राइट साइड में कर दिया। अब इस टर्म में आपको क्या करना है, क्योंकि हम 20 kg के लिए पूछ रहा है, तो ये जो इक्वेशन है ये वाले इक्वेशन को आपको लेफ्ट साइड में दोनों भी जगह लेफ्ट और राइट साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 अपॉन 6.643 into 10 raised to 23 एटम, और यहाँ पर भी आपको इसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो कि है 20,000 into 10 raised to 23 अपॉन 6.022 into 10 raised to 23 into ये यहाँ पर 6.643 भी नंबर है, ये लिख लीजिए। देखिए 10 raised to 23 10 raised to 23 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 20,000 अपॉन 6.022 into 6.643 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 40। देखिए 1 0 कैंसिल हो गया, 4 1 एंड 4 5 इज 20, तो यहाँ पर आ गए 500, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg कितना होगा
500 होंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 500। नेक्स्ट, The percentage composition of oxygen in water by mass is approximately। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है उसका हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेसिकली होता है किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में जो इंडिविजुअली एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, यही बताता है आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन। किस तरीके से? तो जैसे कि आप आपके रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट आपका किस तरीके से डिजाइन होता है कि आपको रिजल्ट में आप जैसे कि परसेंटेज देखते हो, आप बोलते हो किसी के 70, 80, 90 इस तरीके से परसेंट है, तो किस तरीके से निकालते हैं हम कि आपको जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए यानी कितने मार्क्स आपको मिले हैं हर एक सब्जेक्ट का आप टोटल करोगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इस तरीके से अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100%। ठीक है, परसेंटेज है तो इसलिए हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल मार्क्स आप देखिए 52 सब्जेक्ट्स है, 100 मार्क्स के तो 600 इस तरीके से होगा। जितने आपको मार्क्स मिले हैं आप यहाँ पर पुट करोगे इनटू 100, इस फॉर्मूले में हम डालकर अगर आप निकालोगे तो आपको आपका परसेंटेज मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें परसेंटेज निकालना है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से परसेंटेज निकालोगे। सेम हमें यहाँ पर पूछ रहा है वाटर कंपाउंड में, तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए वाटर का, जो कि होता है H2O। अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का इन वाटर, तो कितना होगा इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। आपको बताना होगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ व्हाट वाटर, क्योंकि वाटर हमें कंपाउंड पूछा गया है, इनटू 100%। मास ऑक्सीजन का मास होता है 16 अपॉन वाटर का होता है 18 इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 8 जा 2 9 जा। तो इस तरीके से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट आंसर 89%। ठीक है, यानी वाटर कंपाउंड में 89% ऑक्सीजन है। इनकेस अगर हमें हाइड्रोजन पूछा जाता कितना है, तो आपको जो ऑक्सीजन का आपने निकाला है 100 माइनस 89 कर लीजिए। 100 माइनस 89 अगर आप परसेंट करते हो, अगर हमें वाटर का निकालना होता, ठीक है, वाटर सॉरी H2 का निकालना होता है यानी हाइड्रोजन का निकालना होता है वाटर कंपाउंड में, तो 100 माइनस 89 अगर आप करते हैं तो आपका आता है 11%। तो ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन पूछा है इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 89%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, How many atoms are in 1 mole of CH3OH? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है 1 मोल ऑफ CH3OH में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिर्फ CH3OH होता तो देखिए आप इस तरीके से काउंट करते, जितने भी यहाँ पर इंडिविजुअली एटम है उसको आप काउंट करते, जैसे कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4 एंड ऑक्सीजन का 1, तो उस तरीके से यहाँ पर आपके 6 एटम्स हो गए। लेकिन 1 मोल यहाँ पर दिया गया है, 1 मोल ऑफ CH3OH, तो उसके लिए आपको सिंपली एक कैलकुलेशन करना है। बहुत ज्यादा आपको बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं है लेकिन सिंपल है, आपको थोड़ा सा इसमें इजी ट्रिक्स वगैरह अप्लाई कर हम आपको बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने जो पढ़ा 1 मोल जो होता है वो क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, कोई भी स्पीशीज हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, 1 मोल का हमें पता चल गया ये अमाउंट है, 1 मोल में इतना नंबर प्रेजेंट होता है। अब 1 मोल ऑफ CH3OH की अगर बात करा जाए तो 1, जैसे कि अगर हमने बोला सिर्फ CH3OH होता तो कितने एटम्स होते हैं यहाँ पर 6 एटम्स होते, लेकिन 1 मोल ऑफ, ठीक है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ CH3OH यहाँ पर है, तो उसके लिए आपको 1 मोल के लिए यहाँ पर हमने ये जो नंबर लिखा है दोनों भी साइड से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 1 मोल ऑफ CH3OH मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 CH3OH इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए यहाँ पर सिंपली देखिए, अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें किस तरीके से आप आपका एग्जामिनेशन में टाइम बचा सकते हो और किस तरीके से आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है। तो देखिए आपको ये टोटल आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 6 इंटू 6 होता है आपका 36। ठीक है, तो यानी आपके देखिए ऑप्शन में 36 जो है ये आपका आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन डी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 36 इंटू 10⁻23 एटम्स लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब इसे हमें 3.6 बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे 36 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻23, हमने डिवाइड करा 10 से इसलिए हम मल्टीप्लाई भी 10 से करेंगे एटम। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अगर हम 36 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा आंसर 3.6 इंटू 10⁻23 और 10 हो जाएगा आपका 10⁻24 एटम। ठीक है, तो यानी 1 मोल ऑफ CH3OH में 3.6 इंटू 10⁻24 एटम प्रेजेंट हो गए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में हमें इंपेरिकल फॉर्मूला का एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, विच रिप्रेजेंट simplest whole number ratio of various atom present in a compound, whereas molecular formula क्या होता है, exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound। ठीक है, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट आपको होल नंबर रेशो बताता है एक कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनके लिए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर बताता है उन एटम्स के जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। किस तरीके से, तो ये हम एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम इथेन का एग्जांपल लेते हैं CH3CH3। अब देखिए सबसे पहले हम इस जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एग्जैक्टली हमें एटम्स काउंट करना है कितने हैं उस मॉलिक्यूल में। तो देखिए कार्बन 1 2 कार्बन है तो हम इस तरीके से लिखेंगे C2 और हाइड्रोजन जो है टोटल 6 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। अभी हमें इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। इंपेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर C2H6 को हमें यहाँ पर C2H6 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, तो हमें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3। तो ये हो जाएगा हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूला जनरली अगर हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसका सिंपलेस्ट वर्ड में हम इसका अगर डेफिनेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देख लीजिए जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है उससे आपको डिवाइड करना है और आपका ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए C2H, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए, CH2। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर जो था उससे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला जो कि होता है हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी हम यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हम देखते हैं कि अब जो एक कंपाउंड है उसको हम और डिवाइड कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए हम 6 और 14 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कोई नंबर नहीं तो इसे हम डिवाइड और नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से ऑप्शन सी देख लेते हैं पहले, 14 8 है, इसे तो हम डिवाइड कर पाएंगे, लेकिन 5 डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला कभी भी डेसिमल में नहीं आता है, होल नंबर रेशो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन डी में देखिए 4 8 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन और डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इस केस में आपका ऑप्शन बी होगा। किस तरीके से, ऑप्शन बी में ये आपको इंपेरिकल फॉर्मूला का एग्जांपल नहीं दिया गया क्योंकि देखिए अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस तरीके से होना चाहिए था C3NaO3, ये इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर इसको और हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, इसका हम रेशो ले पा रहे हैं, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन भी दिया गया है आपको ये इंपेरिकल फॉर्मूला का एग्जांपल नहीं दिया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, triethylene melamine has an empirical formula of C3H4N2 and a molar mass of 204.23 gram per mole. What is the correct molecular formula? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दिया गया है और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया है और मोलार मास दिया गया है। हमें बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पर ये जो कंपाउंड दिया गया है C3H4N2, सबसे पहले इसका हम एम्पेरिकल मास या फिर मॉलिक्यूलर मास हम निकाले थे, जैसे कि C के 3 है तो 3 इंटू कार्बन का मास होता है, कार्बन का मास होता है 12, उसी तरीके से प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का होता है मास 1, उसी तरीके से 2 इंटू नाइट्रोजन का होता है 14। तो देखिए इन सब टर्म्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 12 इज 36 प्लस 4 इज 40 और प्लस 2 इंटू 14 इज 28।
तो 40 प्लस 28 आपका हो जाएगा 68। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है, इनका जो मास है, इंपेरिकल मास आप इसे कह सकते हो, इंपेरिकल मास ये है 68। अब देखिए हमने तो इसका मास निकाल लिया जो कंपाउंड दिया था। अब हमें सबसे पहले पता करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हमने देखा अभी तक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कंपाउंड में कितने हैं, और इंपेरिकल फॉर्मूला उसका सिंपलेस्ट रेशो बताता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जैसे एक कंपाउंड लिया था, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। CH3 CH3, ठीक है, इथेन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6 और इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3। तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म, अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 दिया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है 2, इससे हमने डिवाइड करा, ठीक है। तो अगर ये CH3 हमें दिया है, तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं C2H6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या है, हमारा N है। ये जो नंबर होता है जिससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, ये होता है N। तो सबसे पहले हम N वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो N का फॉर्मूला होता है मोलार मास, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अपॉन यहाँ पर होगा आपका इंपेरिकल मास। मोलार मास हमें दिया है 204.23 ग्राम पर मोल, उसी तरीके से इंपेरिकल मास है 68, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर आप 68 को 204 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर अराउंड 3 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो यहाँ पर आपको जो ये फॉर्मूला दिया गया है, इंपेरिकल फॉर्मूला ट्राइइथिलीन मेलामाइन का, तो उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए C3H4N2, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, तो H12 हो जाएगा, N 3 2 सा 6। तो इस तरीके से आपको ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है C3H4N2, इसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C9H12N6। तो इस क्वेश्चन का इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन दिए गए। तो देखिए असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में 2 to 3 क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए असर्शन में आपको दिया गया है स्टेटमेंट, द एम्पिरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो यस, इथीन क्या होता है, आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए इथीन का, ठीक है। तो इथीन का आपका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो हो जाएगा C2H4, और इंपेरिकल फॉर्मूला इसी का हाफ होता है, जिससे कि हमने कहा आपको स्मॉलेस्ट नंबर है तो उसको डिवाइड कर दिया, यानी हाफ हो जाएगा बेसिकली इसका, तो CH2। तो यस, ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये करेक्ट है। अब जो ये स्टेटमेंट दिया है उसका रीजन भी हमें दिया है। तो देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस आइटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो यस, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको किसी भी कंपाउंड में जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअली, हर एक एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। तो इसीलिए ये जो असर्शन दिया है एंड इसका जो रीजन दिया गया है, दोनों भी करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करेक्ट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दैट्स इट, अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।